श्री ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं बैठ करके काफी दिनों से बजट पे जब से चर्चा हो रही है तब से सुन रहा हूं और महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे हमारे तमाम नेता, इधर प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता या तो झूठ बोलते हैं या तो जानते नहीं। इधर से चर्चा हुई कि ये झूठ का पुलिंदा है और सुना नहीं। बजट पे बोल रहा हूं, आप काहे परेशान हैं? मान्यवर, बजट पे बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं उसी पर। झूठ का पुलिंदा है, दिशा विहीन बजट है, लेकिन 5 करोड़ चाहिए। ये कहां से आई? ये 5 करोड़ कहां से आई? अगर बजट में कुछ नहीं है, बजट में अगर कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है, दिशा विहीन बजट है, तो फिर 5 करोड़ चाहिए और 3 करोड़ और बोनस चाहिए। 8 करोड़ चाहिए। ये आई कहां से? अभी आप जानो, आप लोग चर्चा कर रहे भाई, हमारे भी लोग मांग रहे हैं 5 करोड़ 3 करोड़, आप भी मांग रहे हो, तो बजटवा में जब ये नहीं है तो ये देगी सरकार कहां से? इस नाते हमने देखा कि जब ये गोल उधर रहती है तो भारी भरकम बजट, जब वो गोल इधर रहती है तो झूठ का पुलिंदा, फिर उधर से इधर आकर के फिर वही काम शुरू हो जाता है। खैर, हम मानव शिक्षा के सवाल पे जो सरकार ने प्रयास किया है, उस प्रयास में कुछ कमी है, उस पर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत देश में एक प्रदेश है तेलंगाना, जिसकी आबादी 3 करोड़ 51 लाख 93,878 2011 की जनगणना में, और वहां 500 केजी से लेकर पीजी तक और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और अल्पसंख्यक के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास सहित 500 कॉलेज खोले गए। लेकिन इधर की भी हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष बहुत विकास किए हैं, अच्छी बात है, विकास किया है, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन शिक्षा के सवाल पे जिस जाति की बात आई है, जाति है कि जाति जाति नहीं, और चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। माननीय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, इन्होंने नहीं किया, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि इन्होंने नहीं किया तो उसी नक्शे कदम पर आप भी न चलो। आप कम से कम तेलंगाना में एक प्रतिनिधि आप भेज करके वहां से पता करा लीजिए आखिर में वो स्टेट इस तरह की व्यवस्था कैसे दे रहा है। उस व्यवस्था को यहां ला करके, शिक्षा जब तक समाज में नहीं होगी तब तक ना प्रदेश तरक्की करेगा ना देश तरक्की करेगा। इस नाते शिक्षा के सवाल पे जो बजट आया है, उस पूरे बजट में ये व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारी कोशिश है कि जिस तरह तेलंगाना में 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोल करके निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, उसी तरह यहां भी वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सरकार ने बहुत काम किया है, भू माफिया के नाम पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी इसको पढ़ा है। भू माफिया के नाम पर देखा कि इसमें प्रदेश में एंटी भू माफिया पोर्टल पर 3,41,236 शिकायतें आई
और 3,39,552 शिकायतें निस्तारित कर दी गई। मान्यवर, भू माफिया के नाम पर हम डंके की चोट पे कहता हूं कि भूमिहीनों को उजाड़ने का काम हो रहा है, इसको भी आप दिखवा लीजिएगा। मान्यवर, ये पूरे प्रदेश का मामला है, कोई व्यक्तिगत हमारा नहीं है। जो भूमिहीन है, जो दशकों से बसा है, 50 साल, 60 साल, 100 साल से गांव सभा की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, उसको गांव में ग्राम प्रधान की गोलबंदी की वजह से, जो गांव में प्रधानी को लेकर 4 गोल, 3 गोल, 5 गोल हुई है, इसके वजह से 1 गोल दरखास्त दे रही है और आदेश हो जा रहा है, उसको गिरा दिया जा रहा है, उसको भूमाफिया बना करके गिराया जा रहा है। इसको भी मान्यवर हम सरकार से चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो, लेकिन उन भूमिहीनों के ऊपर जो भूमाफिया बना करके उनको गिराया जा रहा है, इस पे आप ध्यान अपना जरूर डालिएगा, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर आए दिन घटनाएं सामने हमारे आती हैं, आपके भी हमारे तमाम सदस्यों के सामने आती होंगी। इस नाते भूमिहीनों को भूमाफिया बनाने का काम नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। महिला हमने अब जोड़ा तो काफी बजट तो दिया है सरकार ने, लेकिन अब हम क्या कहें, आधी आबादी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं आधी आबादी है, लेकिन बजट तो बहुत लंबा है। लेकिन पूरे लंबा बजट में महिलाओं के विकास के लिए जहां आधी आबादी है, वहां 5,895 ही करोड़ सभी मदों में महिलाओं के लिए आपने दिया है, आधी आबादी को आपने बजट दिया। इस नाते महिलाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, आधी आबादी है तो नौकरियों में इनको जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, डीएम की कुर्सी पर राष्ट्रपति सुशोभित कर सकती है और फाइटर प्लेन चला सकती है, तो महिलाओं को आप नौकरियों में 50% रिजर्वेशन कर दिया जाए, इनको कहीं जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ये सुरक्षा खुद कर लेंगी। जिस सुरक्षा की बात हम उनकी चर्चा करते हैं, आज उठा करके देखिए शिक्षण संस्थाओं में आधी आबादी अगर महिलाओं की है, तो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी सीटें प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां सीटें सुरक्षित कर दिया जाए महिलाओं को। इनको निःशुल्क पढ़ा करके, व्यवस्था देकर के इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हम इनको सुरक्षा की बात करते हैं, 75 साल बीत गए तो उस 75 साल से महिलाओं के विकास की ही बात करते हैं, इनको सुरक्षा की बात करते हैं। लोकसभा विधानसभा में ये मामला यहाँ का नहीं है, लेकिन हम चाहूंगा आपके माध्यम से मान्यवर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि लोकसभा विधानसभा में भी यहां से एक पत्र जाए कि महिलाओं को भी 50% सीटें आरक्षित कर दिया जाए, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के भरोसे न रहे। आगे मान्यवर, सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया, इस एक्सप्रेसवे में एक पूर्वांचल का आता है, उसका भी हम आनंद लेते हैं। हमारे विधायक जी हैं, बलिया से भी लेते हैं, अंबेडकर नगर के हैं, ये भी लेते हैं, मऊ के लेते हैं, सटे हुए कई जिलों के लोग लेते हैं। अब इधर जब हम जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो अखिलेश जी बनाए हैं आगरा एक्सप्रेसवे, उसका भी आनंद लेते हैं। अभी बुंदेलखंड जब से बना तब से हम गए नहीं है भैया। एक नोएडा वाला भी, एक नोएडा का भी है, उधर भी जाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। लेकिन हम लोग तो आनंद लेते हैं, लेकिन मान्यवर ग्रामीण इलाके में एक्सप्रेसवे बनने से ग्रामीण इलाकों की सड़कें टूट गई, ग्रामीण इलाकों की सड़कें टूट गई। सरकार का ध्यान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका ध्यान एक्सप्रेसवे पर खाली चर्चा हो रहा है कि हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया। अच्छा किया, आप चुनकर के जनता ने आपको भेजा, तो किस लिए भेजा, बिगाड़ने के लिए कि बनाने के लिए? चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज इधर की गोल जब उधर जाती है या उधर की गोल इधर आती है, तो कभी तो हमने ये नहीं सुना 75 साल की आजादी में कि प्रदेश को बिगाड़ने के लिए, प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार जनता ने चुना हो। जनता तो विकास के लिए ही चुनती है, चाहे सपा को चुने, कांग्रेस को चुने, बसपा को चुने, भाजपा को चुने, किसी को चुने, तो ये विकास के लिए ही जनता चुनती है। इस नाते मान्यवर, जो ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पूरा बजट हमने देखा, सरकार एक्सप्रेसवे पर पूरा ध्यान, ग्रामीण इलाके पर जो बजट है हमने उसको भी देखा, लेकिन वो जो बजट है वो बहुत कम है। हम लोग गांव से चुन करके आए हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण इलाके की विधानसभा है, हमारे विधानसभा से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे एक्सप्रेसवे की चर्चा,
लेकिन मुझे याद है जब मैं उनके साथ था तो मोहम्मदाबाद से लखनऊ तक हम लोग 2 बजे रात पैदल रथ यात्रा लेके आए थे। उसी पर आए, भले आप हिचकोला खाते हुए आए हो, लेकिन रास्ता वही मिला जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। हो सकता है आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी रही हो, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने सलाह अच्छी नहीं दे पाया हो कि भाई ये इस तरह का हमने बनाया है, इस तरह का बनवा दीजिए तो बेहतर बना होता। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है बना है, उससे भाई हमारे लिए, पूर्वांचल के इलाकों के लिए बेहतर आवागमन लखनऊ आने के लिए सुविधा हो गई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मान्यवर आवास, आज हमने देखा इसमें बजट है आवास के लिए बजट सरकार ने दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आवास बनाने की सूची बनी है और 2011 2023 है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 2023 है। जिस बाप के पास 4 बेटे थे, 5 साल 6 साल के बाद वो 4 जगह मड़ई डाल ली तो पता लगा 3 लोग आवास के पात्र हो गए। आज भी गांव में 5, 6, 10, 12 ऐसे बेचारे हैं जो नेताओं के फ्लैक्स डाल करके आज अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। इस नाते मान्यवर, आपके माध्यम से हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि 2011 की जो जनगणना है उसके बाद आज परिस्थिति बदली है, इसमें बदलाव की जरूरत है। आज गांव में सर्वे करा लीजिए, जो वास्तव में पात्र है उसको आवास देने का काम करिए। आप बहुत आवास दिए हो, ऐसा मैं नहीं कहता, ये सरकार थी इन्होंने भी आवास दिया, आप आए तो आपने आवास देने का काम कर रहे। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अनवरत एक प्रक्रिया है। और मानवर, पिछड़ी जाति की बेटी की शादी, बड़ी विसंगति है माननीय मंत्री जी, बड़ी विसंगति है। मैं आपका ध्यान मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आपने पिछड़े वर्ग के पुत्रियों की शादी अनुदान की राशि 150 करोड़ दिया है। बेशक आपने पिछले बजट से बढ़ाया है, हम इसका स्वागत करते हैं। आपने सामूहिक विवाह में भी 600 करोड़ दिया है, बढ़ाया है पैसा, पिछले बजट में के हिसाब से आपने बढ़ाया है, बहुत बहुत आभार। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी विसंगति है, पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा एक विभाग बना है जिसकी आबादी 52% पिछड़ों की, और पिछड़ों की बेटियों की शादी के लिए मात्र 20,000। माननीय मंत्री जी, आप भी पिछड़े से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ये विसंगति है। 20,000 रुपया पिछड़ी जाति की बेटी की शादी में, ये महंगाई के समय में ऊंट के मुंह में जीरा है मान्यवर, ऊंट के मुंह में जीरा है। इस नाते वहीं जब सामूहिक विवाह होता है तो आप 35,000 नगद देते हैं, 10,000 का सामान देते हैं और आयोजन में खर्च आप भी करते हैं, और श्रम विभाग से 50,000 रुपया आप शादी अनुदान देते हैं, तो 50,000 से ज्यादा देते हैं। इस नाते आज जो समय है, हम आपसे कहूंगा कि अब वो समय आ गया है कि जो 20,000 से बढ़ा करके उसको, जो सामूहिक विवाह में जो आप 50,000 टारगेट रखे हैं, लक्ष्य रखे हैं, और श्रम विभाग में जो 50,000 रखे हैं, वही पिछड़ी जाति की बेटी की शादी में भी 50,000 रुपया करने का वो समय आ गया है। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आपके कई विभाग अनेक योजनाएं चलाते हैं, जैसे विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, वृद्धा पेंशन। पिछड़े वर्ग के लोग कभी नहीं जान पाते कि उनके वर्ग के विकास कितने लोग लाभान्वित हुए। अनुरोध है कि जब पिछड़ा वर्ग विभाग बना हुआ है तो सिर्फ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बना है, तो ये सभी योजनाएं एक जगह से चलाने पर पिछड़े समुदाय को आसानी होगी, उसका सभी काम एक ऑफिस में होगा, समुदाय में अच्छा मैसेज भी जाएगा कि सरकार उन पर इतनी धनराशि खर्च कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक देश एक राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है, एक देश एक टैक्स लेने की सरकार बात कर रही है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि बजट में व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक देश एक शिक्षा लागू करने के लिए बजट में जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो तेलंगाना का जो मामला है
उस तेलंगाना से सीख लेकर के एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करने के लिए पूरे बजट में हमने देखा कि कहीं ऐसी व्यवस्था इसके लिए नहीं है मान्यवर। और आज महंगाई, पूरे बजट में महंगाई पे कैसे महंगाई कम हो, इस पे कोई पूरे बजट में कोई कहीं हमने पढ़ नहीं पाया। हो सकता है हमारे पढ़ने में या हमारे चश्मे में नंबर कम हो। हमारे कुछ साथी कहा करते हैं कि महंगाई कहाँ है, लेकिन मैं टायर अपने गाड़ी में अभी 10 दिन पहले लगवाया, तो जो 5,000 में टायर लगवाया था वो 10,000 का हो गया। जो मोटरसाइकिल 50,000 की खरीदी जाती थी, आज के 4 साल पहले वो मोटरसाइकिल 1 लाख को मिल रही है मान्यवर। जो पेट्रोल डीजल, हम सब लोग डीजल भरवाते हैं, ऐसा नहीं है। हम सच्चाई को क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों छुपाते हैं? सच्चाई को हमको कहना चाहिए, सच्चाई से लड़ना चाहिए। अगर महंगाई है तो महंगाई कैसे कम हो, इस पे सत्ता पर अपक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के इस पे चिंतन करने की जरूरत है मान्यवर। ये प्रदेश के महंगाई प्रदेश हमारा व्यक्तिगत ओम प्रकाश राजभर नहीं, खाली हमारे नेताओं का सवाल नहीं, इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों का सवाल नहीं, 25 करोड़ आबादी से इसका संबंध है महंगाई का। इस नाते महंगाई कैसे कम हो, इस पूरे बजट में हमने पढ़ा, कोई प्राविधान नहीं है कि महंगाई कैसे कम हो, कैसे गरीब जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, कैसे उसको लाभ मिले। आज गेहूं जब वो आटा खरीदने जाता है, राजभर जी स्वयं देखते जाए। बेसी चला गया मान्यवर। नहीं 20 मिनट बोलिए। 20 मिनट बोला है, अध्यक्ष जी तो बताए थे 15 मिनट की बात थी उमाशंकर जी, आप 20 कहने हम आप शूद्र हो तो मान्यवर, जब इस देश में मनुस्मृति बनी, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र में अहिर गलेरी कुंभी कोयरी भारत मार मुसर धोबी खटिक पासी केवल बिंद मला जुहा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान धोबी धरकार पासी खटी खेला कुजड़ा, ये 6,743 जाति जब बनाई गई, मैं उसमें पैदा नहीं था, लेकिन जाति 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 नहीं है, चुनाव आता है तो ये जाति याद आ जाती है, ये हमने देखा है। और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं, हम जातिवार जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते हैं। ये विपक्ष के जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी, विपक्ष के लोग, चाहे हमारे बसपा के साथी हो, चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे सपा के साथी हो, जब अकेले हम चिल्लाते रहे बाहर, कहीं किसी को सुनाई नहीं देता था। ये सुनाई नहीं देता, नहीं भाई बात तो सुनी लो, सही बात जो कह रहा हूं। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सुनाई दिया, थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन सपा को सुनाई नहीं दिया। कांग्रेस से सपा का गठजोड़ था, कांग्रेस से सपा का गठजोड़ था, उन्होंने प्रस्ताव दिया, इन्होंने सुना होगा, लेकिन मैं उस समय साथ में नहीं था, साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि हम सदन से बाहर रहते थे। इस नाते जातिवार जनगणना के हम पक्षधर हैं। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, तब तक मैं दावे के साथ कहता हूं, बंजारा, बहेलिया, राजभर, चौहान, बारी, बिहार, ऐसी जातियां जिनको कोई काम ही पेशा नहीं है। जैसे हमने देखा, इसमें पढ़ा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसको कोई श्रम दिया ही नहीं गया तो उसको कौन सा काम देंगे भैया? तो उनको भी काम की व्यवस्था कराओ। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भर को कोई काम नहीं मिला है, भर को कोई काम नहीं मिला है, चौहान को कोई काम नहीं मिला है, बारी बिहार को कोई काम नहीं, बंजारा को कोई काम नहीं, अर्कवंशी को कोई काम नहीं, तो इनको भी कोई पेशा दिलाने का व्यवस्था बनाई जाए, ताकि ये भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसी नाते हम पुनः नेताजी, जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, उसका यही उत्तर है कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बनी, उस हिसाब से हम शूद्र हैं। जो देश में जाति है, तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के दिया जाता है। जब तक तहसील में ठप्पा मार करके दिया जाएगा कि तुम भरो, चौहान हो, बिंदु, केवट हो, मल्लाह हो, ब्राह्मण, राजपूत, तब तक ओम प्रकाश राजभर जाति को मानता रहेगा, जाति की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।